हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम कल्चरल कंट्रोल को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक पॉइंट कवर किया था, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ डिजीज़ फ्री प्रोपोगेटिंग मटेरियल। जो भी व्यूअर्स वीडियो को नहीं देखे हैं वो हमारा वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जो आपका दूसरा पॉइंट था, रोग आपतन न्यूनतम करने के लिए सस्य कर्म का समायोजन अथवा प्रबंध या एडजस्टमेंट ऑफ क्रॉप कल्चर टू मिनिमाइज द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़, अर्थात हम रोग के जो प्रभाव है उसको कैसे कम करेंगे, या फिर इसमें जो सस्य कर्म या जो क्रॉप कल्चर है उसको किस प्रकार से मैनेजमेंट करें या एडजस्टमेंट करें जिससे आपकी फसल में रोग का प्रभाव कम किया जा सके। इसमें पहला है क्रॉप फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन का मतलब आपके पादप रोग प्रबंध में या प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में ये मतलब होता है कि आपके जो होस्ट क्रॉप्स हैं, होस्ट क्रॉप के बाद आपको नॉन होस्ट क्रॉप उगानी होती है। अर्थात एक बार हम होस्ट क्रॉप को उगाएं, अर्थात जिस पर कोई भी पैथोजन अटैक करता है और उससे अपना पोषण वगैरह लेता है, वो उसके लिए होस्ट क्रॉप होती है। तो एक बार हम वहाँ पर नॉन होस्ट क्रॉप उगाते हैं। अगर हम इस प्रकार से फसलों को हेर फेर कर उगाते हैं जिससे कि वहाँ पर अगर पैथोजन्स आपके वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो एक बार नॉन होस्ट क्रॉप होने के कारण वो पैथोजन्स आपके नष्ट हो जाएं, जिसके कारण वो आपकी फसल में रोग उत्पन्न अगले वर्ष ना कर सके। क्योंकि जो पैथोजन्स आपके मृदा में पाए जाते हैं वो 1-2 साल से ज़्यादा नहीं जीवित रह पाते हैं। अगर उनको होस्ट प्लांट नहीं मिलेगा तो वो भी पैथोजन आपके जो पाए जाते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भी हम क्रॉप रोटेशन को फॉलो करके डिजीज़ का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपके जो आपके मृदा अल्पप्रवासी या मृदावासी पैथोजन्स होते हैं वही आपके सिर्फ नष्ट नहीं होते हैं, बाकी जो आपके मृदा में रहने वाले नहीं होते हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर वहाँ पर आपके नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका परती छोड़ना या फैलोइंग। परती छोड़ना, अगर हम फसलों को उगाते समय लगातार जब हम कंटिन्यू फसलों को उगाते हैं तो उसमें आपके पैथोजन्स की संख्या भी निरंतर बढ़ती रहती है, क्योंकि वहाँ पर जब गैप नहीं होता तो उनको लगातार पैथोजन्स को होस्ट वगैरह मिलता रहता है, जिसके कारण वो अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ पर अपने कॉलोनी वगैरह बनाकर उसमें रहना भी शुरू कर देते हैं और पैथोजन्स की अधिक संख्या हो जाती है। अगर हम खेत को 1-2 फसल के लिए या 1-2 साल तक हम परती छोड़ देते तो उस कारण आपके मृदा में आपके जो फसल ना होने के कारण, होस्ट प्लांट ना होने के कारण जो पैथोजन्स होते हैं वो आपके आहार की अनुपस्थिति में भूखों मर जाते हैं। इससे लेकिन आपको हानियाँ भी होती हैं। एक तो आपको खाली पड़े जो खेत होते हैं उससे आय की प्राप्ति नहीं हो पाती है और मृदा का क्षरण भी होता है, लेकिन पैथोजन्स आपके नष्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका मिश्रित सस्यन या मिक्स्ड क्रॉपिंग। अगर हम कुछ फसलों को मिलाकर मिश्रित करके बोते हैं, जैसे जौ प्लस गेहूँ या गेहूँ चना या गेहूँ सरसों या कपास जो मोठ बीन है या अरहर के साथ ज्वार मिलाकर बोया जाता है। इसमें जैसे अरहर के साथ ज्वार जब मिलाते हैं तो ज्वार में HCN आप पढ़े होंगे, हाइड्रोसायनिक एसिड, ये आपका वहाँ पर सिक्रेशन होता है जड़ों से, जिससे आपके रोगजनक को जो आपके फ्यूजेरियम वगैरह होते हैं जो कि अरहर में विल्ट काज करते हैं, जिसके कारण वो इस टॉक्सिक के कारण मर जाते हैं। या फिर वहाँ पर अगर हम मिश्रित खेती करते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए एक क्रॉप आपकी अरहर की लगी हुई, एक आपकी ज्वार की लगी हुई, दोनों अलग अलग आपकी फैमिली की हैं और वहाँ पर एक पर्याप्त समय भी मिल जाता है कि वहाँ पर जो पैथोजन्स हों वो वहाँ पर दूरी एक रो आपकी, जैसे यहाँ पर अरहर की है, ये ज्वार की है, ये अरहर की है, इस प्रकार से अब यहाँ पर दोनों पौधों के बीच की दूरी भी काफ़ी हो जाती है और बीच में आपका दूसरा पौधा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इस वाले जो लाइन से आपके यहाँ पर पैथोजन आसानी से नहीं ट्रांसमिट हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में आपके दूसरी फसल लगी होती। या मान लीजिए यहाँ पर ज्वार में ही आपका रोग लग गया है तो इधर आपके अरहर की फसल मिल जाती है, जिसके कारण पैथोजन यहाँ से दूसरी तरफ जाने में
जा नहीं पाता है, जिसके कारण रोग का आपतन कम हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा अति संकुलता में ना बोना अथवा पादप अंतराल, एवॉइड ओवर क्राउडिंग और प्लांट स्पेसिंग। हमेशा जो फसलों को बोते हैं कि जो निरंतर आपको प्लांट स्पेसिंग हर क्रॉप की दी गई होती है उसी पर बोना होता है। अगर आप अधिक सघन बो देते तो उस कंडीशन में वहाँ पर पौधों के बीच में पर्याप्त स्थान न होने से मृदा में नमी होती है, जिसके कारण वहाँ पर पैथोजेंस अधिक आपके उगाते हैं या उनकी आर्द्रता बढ़ने से वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पैथोजेंस आपके वृद्धि कर पाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर अनेक रोग आपके हो जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है बोने की विधियाँ अथवा बीज बोने की गहराई का समायोजन, मेथड्स ऑफ सोइंग आर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ सीडलिंग। कहने मतलब अगर हम बीजों को अधिक गहराई पर बोते हैं तो उस कंडीशन में भी आपके जो रोग लगने की समस्या होती है वो आपकी अधिक हो जाती है, क्योंकि उस कंडीशन में भी आपके पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग अधिक गहराई पर बोने से लग जाते हैं। जैसे आपका पौध का आधपतन रोग हो गया या फिर आपका मक्का का शीर्षकंड रोग हो गया। अगर इसको हम अधिक गहराई पर बो देते हैं तो वहाँ पर इन रोगों की लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जैसे जौ का आपका धारी रोग हो गया या फिर आपका चने का स्कोकाइटा ब्लाइट जो हो जाता है, अगर हम बीजों को अधिक गहराई पर बो देते हैं तो इस रोग का संक्रमण कम हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा उचित सिंचाई का प्रबंध या मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर इरिगेशन। हमेशा अपनी फसल में पानी को इतना देना चाहिए कि वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा पानी पौधे उपयोग कर सकें। अगर वहाँ पर आप अधिक मात्रा में पानी देते हैं तो उस कंडीशन में भी आपके रोग अधिक मात्रा में लगते हैं। जैसे आपका पीथियम जो पैथोजेंस है जो कि आपका डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ काज करता है, ये आपका अधिक लगता है। इसके अलावा जो आपके रॉट डिजीज़ होते हैं, जो आपके रूट रॉट वगैरह होते हैं, वो आपके रोग उस कंडीशन में अधिक लग जाते हैं। या फिर आपके जो पौधा अधिक मात्रा में जल लेता तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अधिक जल को बाहर निकालता है, तो उस कंडीशन में पत्तियों से जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो वहाँ पर भी आपके जो अनेक जीवाणु हैं उनकी भी वृद्धि वहाँ पर अधिक होती है, जिसके कारण आपके रोग के लिए वो अनुकूल परिस्थितियाँ हो जाती हैं और आपकी फसल में रोग लग जाता है। इसके बाद अगला आपका पॉइंट है फसल पोषण का प्रबंध या मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप न्यूट्रिशन। तो हमें जो फसल में पोषक तत्व देते हैं तो उस कंडीशन में अगर आपकी फसलों में न्यूट्रिएंट की अधिकता या कमी होती है तो उस कंडीशन में भी आपके फसलों में विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं। कमी से भी आपकी फसलों में रोग लग जाते हैं और उसकी अधिकता के कारण भी आपकी फसल प्रभावित होती है। तो हमें जो भी पोषक तत्वों को देना होता है वो उसको एक निश्चित मात्रा में दिया जाए, जिसके कारण वहाँ पर फसलों में रोग अधिक ना लगे। जैसे हम नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपकी फसल में ज़्यादा समय तक हरा बना रहता है, जिसके कारण वहाँ पर रस्ट फंजाई काज कर जाते हैं और वहाँ पर रोग उत्पन्न अधिक होता है। इसी प्रकार फास्फोरस और पोटास जो कि आपके पोषक तत्व इस प्रकार के होते हैं जो कि रोगों को नहीं उत्पन्न करने देते या उसको प्रति थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस पावर उसमें उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो आपके कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं उसमें भी आपके जैसे जिंक वगैरह हो गया, उसकी कमी से आपके रोग लग जाते हैं। मोलिब्डेनम हो गया, उसकी कमी से रोग लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी पोषक तत्वों को देना है वो उचित मात्रा में देना चाहिए, ना तो अधिक मात्रा में ना तो कम मात्रा में, जो कि आपके सॉइल टेस्टिंग के बाद ही पोषक तत्व जो निर्धारित किए जाते हैं वही मात्रा अपनी फसल में प्रयोग करनी चाहिए। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है मृदा अम्लता तथा क्षारता का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एसिडिटी एंड एल्कानिटी। अर्थात जो भी आपके अधिकांश कवक हैं, जीवाणु या आपके नेमेटोड्स हैं जो कि पैथोजन, ये आपके इस प्रकार के हैं कि ये आपके मृदा के उसी पीएच मान पर अधिक सहन करते हैं जिस पर आपके परपोषी पौधे उगते हैं। तो आपके जो यहाँ पर पैथोजन्स हैं इनकी जो सहनशीलता है वो बहुत ही
कॉम्प्लेक्स या संकीर्ण होती है, जबकि आपके परपोषी पौधों को हम इन सीमाओं से बाहर भी उगा सकते हैं। तो हमें जो जैसे आपके सॉइल एसिडिटी में अगर आपके पैथोजेंस ज़्यादा वहाँ पर उगते हैं तो उस कंडीशन में हमें मृदा का जो पीएच मान है वो बढ़ाकर वहाँ पर क्षारीय कर देना चाहिए, जिसके कारण आपके और वहाँ पर आप अपनी परपोषी फसल को उगाना चाहिए, जिससे मृदा की अम्लता अधिक वहाँ पर अम्लता ना होने के कारण जो अम्लता में आपके पैथोजेंस अधिक ग्रो कर सकते थे, वहाँ पर क्षारीयता में वही पैथोजेंस अधिक ग्रो नहीं कर पाते हैं, अर्थात उनका प्रभाव कम हो जाता है और आप फसल को वहाँ पर आसानी से उगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पैथोजन इसी प्रकार से उल्टा इसका क्रम हम क्षारता के संबंध में कर सकते हैं। अगर आपके जो रोगजनक हैं अगर क्षारीय मृदा में अधिक आसानी से उगाते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में अपनी फसल के लिए वहाँ पर मृदा को अम्लीय कर देना चाहिए और उस फसल को अम्लीय मृदा में उगाना चाहिए, जिससे पैथोजन के प्रभाव से हम बच सकें। इसके बाद अगला है मृदा सुधारक पदार्थ या सॉयल अमेंडमेंट, अर्थात जो भी आपके मृदा में सुधार करने के लिए कार्बनिक या जैव स्रोतों से प्राप्त जो आपके कंपोस्ट खाद है या हरी खाद है या कुछ विशिष्ट कार्बनिक खाद, जैसे आपके खलिया डाल देते हैं या रिज का चूर्ण है या लकड़ी का बुरादा है, तो ये सब विघटित हो जाते हैं और जब विघटित होते हैं तो वहाँ पर ये कुछ ना कुछ टॉक्सिक भी छोड़ते हैं। जैसे आपके जो सरसों कुल वाली फसलें होती हैं तो उसमें आपके वाष्पशील गंधक जो कार्बनिक गंधक है ये मुक्त होती है, जिसके कारण वो आपके विभिन्न प्रकार के कवक हैं या सूत्रक्रम हैं उनको मारने का कार्य करती हैं। इसी प्रकार से जो आपका रिजका है, रिजके का चूर्ण है, आटा है, ये भी आपके अमोनिया मुक्त करता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के आपके रोगजनक जिसमें कवक हैं या नेमेटोड्स हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जो अल्फा ये आपके फाइटोप्थोरा, ये जो भी रिजका बताए थे, यही आपके फाइटोप्थोरा की सक्रियता को कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम जो मृदा सुधारक पदार्थ हैं उनको डालकर भी हम मृदा में पैथोजेंस की संख्या को कम कर सकते हैं। इसके बाद है ऊपरी मृदा का प्रबंध या मैनेजमेंट ऑफ टॉप सॉयल। इसके लिए आप क्या करते हैं, मल्चिंग कर देते हैं, जो विभिन्न प्रकार के आपके कार्बनिक पदार्थ से या जैव अवशेषों से मृदा को हम ढक देते हैं, उसके कारण भी आपके पैथोजेंस नष्ट हो जाते हैं या उनका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मल्चिंग के लिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये होस्ट क्रॉप का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर आपके पैथोजेंस बहुत अधिक तेज़ी के साथ फैल जाएंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके फसलें हैं उसको हम मेड़ों पर उगा सकते हैं। मेड़ों पर उगाने का मतलब कि अगर वहाँ पर हम मेड़ों पर या जो क्यारियाँ बनाकर उगाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपके नमी ज़्यादा नहीं होती है और नमी ज़्यादा ना होने के कारण भी पैथोजेंस आपके उतना अधिक सक्रिय नहीं होते हैं। या फिर हम हॉट वेदर डीप प्लोइंग कर सकते हैं, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई भी कर सकते हैं, जिसके कारण वहाँ पर आपके पैथोजेंस जब गर्मी की जुताई हम करते हैं तो उस कंडीशन में मर जाएं, क्योंकि उस समय आपके बहुत अधिक कड़ी धूप होती है और उस कंडीशंस में आपके जो कवक हैं, कवक के कवक जाल हैं या फिर आपके नेमेटोड्स हैं, उनके इग हैं या फिर लार्वा वगैरह हैं, वो सभी आपके मर जाते हैं। या फिर आप सॉयल सोलराइजेशन कर सकते हैं, मृदा सौरियन कर सकते हैं, तो उस कंडीशन ये भी करके हम पैथोजन को नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है निकटवर्ती फसलों से निवेश द्रव्य के अंतर प्रवाह को न्यूनतम करना, मिनिमाइजिंग इन्फ्लक्स ऑफ इनोकुलम फ्रॉम नेबरिंग क्रॉप्स, अर्थात जो भी आपके देखते हैं कि कभी कभी आपकी फील्ड के बगल में ही किसी दूसरे व्यक्ति की वहाँ पर फील्ड होती है, अगर किसी पड़ोसी की फील्ड में पैथोजेंस का अटैक हुआ है तो आपके वो जो आपके फसल भी उसके बगल में लगी हुई है तो वहाँ पर भी आपका रोगजनक आसानी से प्रवेश कर सकता है। तो इसके लिए भी वहाँ पर आपको सावधानियाँ बरतनी होती हैं कि दोनों अगर प्लाटों के बीच एक जो प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस है वो मेंटेन होनी चाहिए और हमेशा दोनों लोगों को एक ही फसल वहाँ पर नहीं उगानी चाहिए, ये भी हम कर सकते हैं। या फिर जो आपके विभिन्न प्रकार के जो उसके
ठूंठ वगैरह होते हैं उसको गहरी जुताई करके मृदा में भी दबा देते हैं। ये सब करने से आपके जो पड़ोस वाली जो फसलें हैं उसके जो इनाकुलम या निवेश द्रव्य है उसके प्रवाह को हम न्यूनतम कर सकते हैं। इसके बाद अगला है हमारा फसल कृषिजोपजात या किस्म का चयन, चॉइस ऑफ क्रॉप वैरायटी। इसमें हमेशा जो भी फसलों को उगाने के लिए एक से अधिक किस्मों का चयन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मान लीजिए एक प्रतिरोधी किस्म को हम कई लगातार वर्षों तक उगाते हैं तो कभी न कभी उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो नष्ट भी हो जाती है। तो इसलिए हमेशा एक तो जो प्रतिरोधी किस्म है उसको अनेक वर्षों तक बड़े पैमाने पर उगाना नहीं चाहिए, और एक ही फसल या एक ही जो आपका फील्ड है उसमें 2-3 वैरायटी या 2-3 किस्मों को वहाँ पर चयन करना चाहिए, जिससे मान लीजिए एक जो आपकी वैरायटी है वो रोगग्राही है तो वो आपकी नस्ल वहाँ पर फसल नष्ट हो जाए, लेकिन आपकी जो दूसरी फसल है वहाँ पर लगी हुई उसी फसल की जो आपकी दूसरी वैरायटी लगी हुई वो आपकी नष्ट ना हो। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे। इसके बाद एक इसमें आपका फील्ड एंड प्लांट सैनिटेशन बचा हुआ है, ये अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो कैसे लगा हमारा आज के वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।